हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे वेस्टलैंड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम। वेस्टलैंड का जो फायर सरमन है, ये इसका 3rd सेक्शन है पूरी पोएम का, क्योंकि पूरी पोएम बहुत बड़ी है और सेक्शन में डिवाइड है। द फायर सरमन के नाम से है और इसे लिया है पोइट ने इसे लिया है एक बुद्धा के स्क्रिप्चर से लिया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज मैं आपका इसका सेकंड पार्ट बता रही हूँ। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, जो इससे पहले की एक वीडियो है मेरी, उसमें मैंने इसके बारे में जो बताया, तो उसमें अनशेवन का मैंने बताया था कि उसके ना दाढ़ी मूछ नहीं थे, लेकिन एक्चुअली अनशेवन का मतलब होता है दाढ़ी मूछ उसके थे, तो उसकी दाढ़ी वगैरह थी, बड़ी हुई थी। ये यूजीनाइड्स के बारे में। आज हम इसके नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, एट द वॉयलेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट द वॉयलेंट आवर when the eyes and back turn upward from the desk, when the human engine waits like a taxi throbbing waiting, I terraces though blind throbbing between two lives। देखिए, टायरेसिस जो है वो इस पैराग्राफ का एक स्पीकर है, लेकिन टायरेसिस कौन है मैं इसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। टायरेसिस एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक मैन था। तो ये एक बार 2 स्नेक्स को देख लेता है आपस में संबंध बनाते हुए, तो ये उन दोनों को अलग कर देता है बिना किसी वजह के, जिससे नाराज़ होकर जो स्नेक होते हैं वो उसे श्राप दे देते हैं कि तेरे अंदर एक फ़ीमेल और एक मेल दोनों की क्वालिटीज़ हो जाएंगी। तो उसके बाद एक बार ग्रीक मैथोलॉजी के एक और गॉड और गुडेस होते हैं, जूडास और हीरा। तो हीरा इससे कुछ क्वेश्चंस करती है और जिसके कारण ये गुस्से में आ जाती है इसके जवाब से, और उसे श्राप देती है टायरेसिस को अंधा होने का। लेकिन जो ज़्यूस होता है वो इसे ब्लेसिंग देता है कि तुम अंधे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम भविष्य देख सकते हो। तो इसके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है भविष्य देखने की। तो अब यही जो है टायरेसिस बता रहा है कि मैं एक बूढ़ा और अंधा हूँ, लेकिन मैं ये जो दोनों ज़िंदगी हैं जो अब जिसके बारे में बताएगा उसके बारे में मैं जानता हूँ। एट द वॉयलेंट आवर, यहाँ वॉयलेंट आवर से, जो वॉयलेट आवर है इसका मतलब है शाम से, जब सूरज ढल जाता है तो ऊपर जो आकाश वो थोड़ा वॉयलेट कलर का हो जाता है। तो वही बता रहा है कि शाम जब ढलती है तो जब वॉयलेट कलर का पूरा आसमान हो जाता है, तो सारे जो वर्कर्स होते हैं वो अपने डेस्क पर बैठे बैठे ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और स्ट्रेच करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी छुट्टी का टाइम होने वाला है। तो सभी वेट करते हैं कि छुट्टी हो और हम अपने अपने घर जाएं। और वो एक इंजन की, एक मशीन की तरह बन गए हैं, जैसे कि कोई टैक्सी तैयार होती है ना एकदम, कि उसके अंदर बैठे लोग और वो चले। उसी तरह से ये लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब हम चलें इधर से। फिर बताता है, ओल्ड मैन विद रिंकल फीमेल ब्रेस्ट कैन सी एट द वॉयलेट आवर द इवनिंग आवर दैट स्ट्राइव्स होमवर्ड एंड ब्रिंग्स द सेलर होम फ्रॉम सी। ये ओल्ड मैन कहता है मैं बूढ़ा मैन हूँ, टायरेसिस हूँ, और रिंकल फीमेल ब्रेस्ट, यानी कि जो मेरा ब्रेस्ट है उस पर भी रिंकल आ चुकी है, इतना बूढ़ा हो चुका हूँ मैं। और जहाँ वर्कर्स हैं, जो ये सभी काम करने वाले लोग हैं ऑफिस वगैरह में, ये अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और जो इस समय है ये सेलर को भी उसकी घर की तरफ खींच रहा है, यानी कि सेलर भी टाइम के हिसाब से अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है, क्योंकि जो शाम होती है वो होना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक टाइपिस्ट का करेक्टर आ रहा है। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट लाइट, ही स्टोव and lays out food in tins out of the window, perilously separate, her drying combination touched by the sun's last rays। इसके बाद जो टाइपिस्ट है वो भी एक वर्कर होती है किसी कंपनी के अंदर, और एक टी टाइम के समय पे ये अपने घर पे पहुंचती है। घर पे जाके अपना स्टोव जलाती है और जो डब्बे पड़े होते हैं टीन्स फूड वाले, यानी कुछ सामान भरा होता है, वो निकाल लेती है उन्हें। और जो विंडो के पास उसके कपड़े सूखे होते हैं और उन पर सूरज की आखिरी किरणें जो पड़ी रहती है वो गर्म होते रहते हैं। ऑन द दीवान आर पाइल्ड स्टॉकिंग स्लीपर्स कैमिशोल्स एंड स्टेज, आई टायरेसिस ओल्ड मैन विद विंकल ducks perceived the scene and foretold the rest। I too awaited the expected guest।
अब ये टायरेसिस बोल रहा है कि जो दीवान है जिसे ये टाइपिस्ट एज अ बेड के रूप में यूज़ करती है रात में, उसके ऊपर बहुत सारा स्टफ़ पड़ा हुआ है, उसके स्लीपर्स अंडरगारमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं। और फिर टायरेसिस बोलता है लेकिन जो सीन अभी मैं देख रहा हूँ मैं इसे भी महसूस कर सकता हूँ और जो अभी होने वाला है उसे भी मैं बता सकता हूँ। ये उसका जो है ना टाइपिस्ट का भी उसका भविष्य बता रहा है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, और वो किसी गेस्ट का, एक्सपेक्टेड गेस्ट का, यानी कि वो जानता है कि वो कौन आने वाला है, उसी का वो वेट करता है। ही द यंग मैन कार्बंकलर अराइव्स अ स्मॉल हाउस एजेंट्स क्लर्क विद वन बोल्ड स्टेयर। और वो तभी वहाँ पे एक मैन आता है जिसके चेहरे के ऊपर दाग बने होते हैं। कार्बंकलर का मतलब होता है जिसके चेहरे पे दाग बने हों, दाग धब्बीरों वाला। तो वो वहाँ पे आता है जो कि एक एजेंट का क्लर्क होता है, और वो कुछ अजीब तरीके से इस टाइपिस्ट को देखता है। वन ऑफ द लो ऑन होम एश्योरेंस सिट्स एज अ सिल्क हैट ऑन ब्रैडफोर्ड मिलियनरी। और ये अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि ये कोई ब्रैडफोर्ड जगह का मिलियनर हो। देखिए, ब्रैडफोर्ड नाम एक जगह है जहाँ पे लोग अक्सर जो अपनी रिचनेस को दिखाने के लिए एक सिल्क की हैट पहनते हैं। तो जो इलियट है वो हमें यही बताना चाह रहा है कि जो ये क्लर्क आया हुआ है ये अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है उस ब्रैडफोर्ड मिलियनरी के लिए जो सिल्क की हैट पहने होता है। द टाइम इज़ नाउ प्रोपिशियस एज ही गेसेस। और जो ये क्लर्क होता है ये सोचता है कि जो टाइम है वो उसका फेवरेबल हो रहा है। द मील इज़ एंडेड, शी इज़ बोर्ड एंड टायर्ड एंड यूर्स टू एंगेज हर इन केसेस विच स्टिल आर अनअप्रूव्ड इफ़ अनडिज़ायर्ड। इसके बाद वो जो मैन होता है वो उसे थोड़ा सहलाना शुरू कर देता है और थोड़ा प्रयास करता है उसको मनाने के लिए, लेकिन जो लेडी है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उसे कुछ कहती नहीं है। एक्सप्लोरिंग हैड्स एनकाउंटर flushed and decided he assault once. Exploring heads encounter no defense. His vanity requires no response and makes a welcome of indifference. इसके बाद जो ये क्लर्क होता है ये टाइपिस्ट के साथ कोई एक्टिविटी करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी करता है। उसके बाद उसे हालांकि ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो उसकी लवर है उसको कोई रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, वो क्या चाहती है, वो इससे उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि टाइपिस्ट नहीं चाहती है लेकिन वो फिर भी उसके साथ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। एंड आई टायरेसिस हैव फॉर सफर्ड ऑल एंड एक्टेड ऑन सेम डिवान और बेड, आई हु हैव सेट बाय थीप्स बिलो द वॉल एंड वॉक्ड अमोंग द लोएस्ट ऑफ द डेड। टायरेसिस बोल रहा है यहाँ पे कि जो आज जिस बेड पर दीवान पर घटित हुआ है जो घटना, उसे मैं महसूस कर सकता हूँ, और क्योंकि मैं किसी थीप्स की दीवार पर बैठकर राजाओं की भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ। और जो आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो एक ऐसा काम हुआ है जिसे हम कह सकते हैं कि इंसान की जो सोल है वो डेड हो चुकी है, यानी उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लव नहीं है, कि वो लस्ट है कि वह अपनी डिज़ायर को पूरा करना है बस। यही इलियट भी हमें बताना चाह रहा है कि जो लोग हैं मॉडर्नाइजेशन जो हो गया है तो लोगों की फीलिंग्स एकदम चेंज हो गई है, लोग मतलबी हो गए हैं, लव लेस लाइफ हो गई है उनकी, एकदम होलो लाइफ। बेस्टो वन फाइनल पेट्रोनाइजिंग किस एंड ग्रॉप्स हिज वे फाइंडिंग द स्टेयर्स अनलिटिल। उसके बाद जो क्लर्क होता है ये एक किस करके अपनी जो लवर होता है, फिर उसके बाद वो सीढ़ियों से अपने चला जाता है ढूंढते हुए, क्योंकि सीढ़ियों पर अंधेरा होता है तो वो ढूंढते हुए चला जाता है। She turns and looks a moment in the glass, hardly aware of her departed lover. Her brain allows one half-formed thought to pass. उसके बाद जो ये लेडी होती है ये अपने आप को शीशे में देखती है और उसे बड़ी हार्डली लगता है कि चलो वो उसका जो लवर होता है वो जा चुका है, बड़ी देर में इसको विश्वास होता है। उसके बाद जो लाइन लिखी हुई है, वेल नाउ दैट्स डन एंड आई एम ग्लैड इट्स ओवर व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली एंड पेसेस अबाउट अ रूम अगेन अलोन। इन लाइन्स में पोइट कहता है कि जो लेडी होती है वो कहती है कि अच्छा हुआ, जो होना था वो हो गया। When lovely woman stoops to folly and paces about a room again alone, she smooths her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone. उसके बाद जो लेडी होती है वो अपने हाथों से अपने बालों को टच करने लगती है और अपने मूड को अच्छा करने के लिए अपना ग्रामोफोन बजाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे पोएट है जो वो शो करना चाहते हैं डिफरेंस बिटवीन 18th सेंचुरी वुमेन एंड 20th सेंचुरी वुमेन।
यानी कि पास्ट में जो लेडीज थी जब वो अपनी वर्जिनिटी को फर्स्ट टाइम खोती थी तो उन्हें बहुत दुख होता है। एक्चुअली वो अपने सुसाइड का भी कोशिश करती थी, बट इस टाइम पे ये हैबिट बन चुकी है लोगों की, नॉर्मल। तो उसी के बारे में कितना डिग्रेडेशन हो गया है वही बताना चाहता पोइट। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है और इसकी जो टोन है वो भी पूरी तरह बदल चुकी है। दिस म्यूजिक क्रैप्ट मी अपॉन द वाटर्स and along the stand-up Queen Victoria Street. Oh city, city, I can sometimes hear beside a public bar in Lower Thames Street the pleasant whinnying of mandolin and a clatter and chatter from within, where fishermen lounge at noon, where the walls of Magnus Mater hold inexplicable splendor of iron, white and gold. इसके बाद जो पोएट है वो कह रहा है, या फिर स्पीकर जो है वो बता रहा है कि जो मुझे थोड़ी थोड़ी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है जब मैं थेम्स नदी के पास से गुजर रहा था और क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट से गुजर रहा था, तब भी मुझे इस म्यूज़िक की और पानी की थोड़ी आवाज़ आनी शुरू हुई। फिर वो सिटी को संबोधित करके बोलता है कि वो सिटी, आई कैन समटाइम्स हियर, कभी कभी मुझे कुछ और सुनाई देता है पब्लिक बार के पीछे, लोअर थेम्स स्ट्रीट के पास। द प्लीजेंट विनिंग ऑफ मैंडोलाइन एंड अ क्लैटर एंड अ चैटर, वहाँ पे मुझे थोड़ा मधुर संगीत सुनाई देता है। और फिशमैन जब दोपहर के समय में अपना खाना खाते रहते हैं तो वो जो बातें करते रहते हैं उनकी जो आवाज़ है वो भी मुझे आ रही है। वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस मार्टिर होल्ड इनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयरन, वाइट एंड गोल्ड। पोएट इस जगह के बारे में बता रहा है और मैग्नस मार्टिर होल्ड ये एक बहुत बड़ा चर्च होता है और उसमें जो पिलर्स लगे होते हैं गोल्डन कलर के, वहाँ पर उसकी दीवारों के पीछे जहाँ पे फिशरमैन बैठ के लंच कर रहे होते हैं वहाँ पर पोएट को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही मधुर होती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।